all of you. Today we have to discuss another topic in India's relation, because we are discussing international relation, right? So although in the last class, पिछली क्लास में तो हम देखिए इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस कवर कर चुके हैं. इंडिया भूटान हमने पहले ही कवर कर लिया है. तो हम बहुत ही एक एसेंशियल टॉपिक जो हमारा रह गया था, विच इज द फर्स्ट टॉपिक, वो आज हम कवर करेंगे आज की क्लास में. ठीक है, तो पहले तो टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे कवर करेंगे. टॉपिक क्या रहेगा हमारा? टॉपिक का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. अभी तक हमने ये नहीं कवर किया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो आज का टॉपिक रहेगा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. दिस वी विल कवर टुडे. तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विल स्टार्ट विद दैट. अच्छा, अभी तक हमने न्यूक्लियर इश्यूज भी नहीं किया है. चलिए आने वाले टाइम में आगे जो रह जाएगा क्लास में उसमें कवर करेंगे. फिलहाल इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जिस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं. इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, दिस इज वेरी वेरी असेंशियल. तो डिटर्मिनेंट्स में देखिए, जैसे ज्योग्राफी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा आपका, इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स होंगे जो फॉरेन पॉलिसी में आएंगे. इम्पैक्ट क्या होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, ये एक टॉपिक आ जाएगा. तो ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विल स्टार्ट विद दैट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम फिनिश करेंगे आज वो होगा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कवर impact of political institutions on Indian foreign policy. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसमें सबसे पहले चीज जो आ जाती है वो है, देखिए, चाहे ज्योग्राफी को आप कंसिडर करें, चाहे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, डोमेस्टिक ट्रेडिशन हो गया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चल रही है, एक कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है. ये कुछ ना कुछ कंडीशंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस लिए जाते हैं. बहुत सोच समझ के फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस लिए जाते हैं, और ज़्यादातर ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट किया गया है वेरियस लेवल्स पे. पर्टिकुलरली कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कैसा प्रोसेस फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है. तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि कैबिनेट. आप देखोगे कि कैबिनेट डिसीजंस लेती है फॉरेन पॉलिसी मैटर्स पे. एट द सेम टाइम पार्लियामेंट के डिसीजन आते हैं, संसद के डिसीजन आते हैं इसमें डिसीजंस फॉरेन पॉलिसी में. इसके अलावा कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो काफ़ी प्रेशर क्रिएट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस लेने में. तो ये 3 फैक्टर्स हैं. और इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर सकते हैं. प्रेशर ग्रुप्स में देखिए बहुत सारे आ जाते हैं. फिर प्रेशर ग्रुप्स में आ जाएगा आपका मीडिया.
मीडिया एक तरीके से प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करता है और फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। हाय चिन्मय, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो पॉलिटिकल, सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे। अभी तक हमने देखा है कि कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, प्रेशर ग्रुप है, ये इम्पैक्ट डालते हैं। और प्रेशर ग्रुप हम अभी कवर कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप में मीडिया आ जाता है, प्रेशर ग्रुप में बिजनेस ग्रुप्स आ जाते हैं जो फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो गए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, यानी डायस्पोरा। डायस्पोरा का इम्पैक्ट पड़ता है, एज अ प्रेशर ग्रुप ये एक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स के अलावा मतलब प्रेशर ग्रुप में ही पब्लिक ओपिनियन भी एक तरीके का प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस में। पब्लिक ओपिनियन। बाकी अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस देखें, फिर इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। देन वी सी इंटर मिनिस्ट्रियल डिसीजंस। इंटर मिनिस्ट्रियल डिसीजंस, या ऐसे कुछ जो डिसीजंस आते हैं, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटर मिनिस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। बाकी इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, जो इंटर मिनिस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है, इसी में पीएमओ आता है। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये इस कैटेगरी में आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक एक करके इन सभी इंस्टीट्यूशंस को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कैबिनेट की बात करते हैं कि कैबिनेट कैसा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अल्टीमेटली जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो भी सरकार बनाएगी, वो पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो हम देखते हैं कैबिनेट भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, आजकल तो खैर कैबिनेट में 20-25 मिनिस्टर्स तो होते ही हैं। ठीक है, सो वी सी दैट कि कैबिनेट उस हिसाब से, क्योंकि आज के टाइम पे 20-25 मिनिस्टर्स दिखेंगे कैबिनेट का पार्ट हैं, तो दिस इज टू लार्ज अ बॉडी सारे डिसीजंस को लेने के लिए। जैसे इसमें भी फिर इसीलिए सब कमिटीज बनाई जाती हैं। जैसे एक कमिटी बन गई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। से कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी एक सब कमिटी है विच इज कंप्राइज्ड ऑफ, जिसमें लेट मी राइट दैट, CSS बोलते हैं इसको हम, कैबिनेट कमिटी, CCS, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, दिस इज C। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो पॉलिटिकल पार्टी अल्टीमेटली रिलाई करती हैं, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैबिनेट के। एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी एक सब कमिटी है जिसमें कौन कौन होता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसका पार्ट। इसके अलावा जो हमारे होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA। देन फिर हम देखते हैं
फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसमें, और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ये कैबिनेट कमिटी सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द इश्यूज के जो डिसीजंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को अफेक्ट करते हैं, ये कमिटी लेती है कैबिनेट की। नेहरू के टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ ये माना जाता था कि प्राइम मिनिस्टर बस इन्फॉर्म करेगा कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होगा डिसीजन मेकिंग में, नहीं, मतलब कैबिनेट इन्फॉर्म नहीं होंगे। दिस इज व्हाट वी सी। पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजन लिया करता था, मतलब फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, और कैबिनेट को बस इन्फॉर्म कर देते थे कि ये मेरा डिसीजन है। आज के टाइम पे क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स रहती है, ये सब चीज़ें होती हैं कि अलग अलग पार्टी से आज के टाइम पे ज़्यादा ट्रूली डेमोक्रेटिक आप बोलोगे कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा है। तो आज के टाइम पे कैबिनेट मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाता है। स्पेशली कोलिशन गवर्नमेंट्स जब से बनती आ रही हैं, तो उसमें स्पेशली जो कोलिशन पार्टनर्स होते थे, उन सभी का डिसीजन उनको इन्वॉल्व किया जाता था। जैसे कि 2008 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, उसको अपोज किया था लेफ्ट पार्टीज ने। यूपीए कोएलिशन में लेफ्ट पार्टीज अपोज कर रही थी। एंड हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट था 2010 का, उसको पास किया गया विद मेजर अमेंडमेंट्स, ताकि लेफ्ट पार्टीज के जो अपने कंसर्न थे वो सारे कंसर्न्स को अकोमोडेट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का अब रोल नहीं रहा है फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में, बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं इनका डिसीजन भी इम्पोर्टेंट हो गया है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सिविल न्यूक्लियर डील जो 2008 में हुई थी यूएस और इंडिया की, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कैबिनेट की, कैबिनेट का रोल देखा। नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का क्या रोल रहेगा फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में? देखिए, जो प्राइमरी रोल होता है पार्लियामेंट का होता है, वो क्या करता है? पार्लियामेंट इज टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, कोई एक्शन लिया फॉरेन पॉलिसी एरिया में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन दिखाएगा, कौन उसके लिए अकाउंटेबल होगा अगर वो डिसीजन गलत साबित होता है, अगर उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए पार्लियामेंट आती है। जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें सेनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, उनके यहाँ पे सेनेट बोलते हैं। सेनेट क्या करती है? फॉरेन पॉलिसी जो प्रेसिडेंट की होती है उस पर चेक रख के रखती है, मतलब एक तरीके से कि कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले, होल्ड, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं। जैसे कि जो ट्रीटी साइन की गई थी, मान मान लीजिए कई प्रेसिडेंट जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रम्प किसी कंट्री में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, तो इंडिया में वो कुछ ट्रीटी साइन करते हैं। तो ट्रीटी साइन करने के बाद उस ट्रीटी को पहले रेटिफाई किया जाता है सेनेट में। जब तक वो रेटिफाई नहीं किया जाएगा तब तक वो इफेक्ट में नहीं आएगी ट्रीटी। तब तक हम देखते हैं कि वो चीज़ चालू नहीं होगी, जो अग्रीमेंट साइन किया गया है उस पर काम चालू नहीं होगा। सो व्हाट वी सी इज कि मेजर डिसीजंस जो लिए जाते हैं, जैसे वॉर को डिक्लेयर करना है, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का रोल रहता है। स्पेशली सेनेट का रोल रहता है यूएसए में। इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें यहाँ पर क्या होता है कि पार्लियामेंट एक तरीके से चेक बना के रखती है, ये भी ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी पे, लेकिन इसका जो होल्ड होता है प्राइम मिनिस्टर पे, जो इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो काफी वीक होता है। मतलब यूएसए में जो चेक बना के रखते हैं ये
ये इनका स्ट्रांग रहेगा होल्ड प्रेसिडेंट पे, और रेक्टिफाई करते रहेंगे हर चीज पे, ये नजर रखेंगे। इंडिया में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर पे इतना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है, बहुत वीक होल्ड है पार्लियामेंट का, है लेकिन वीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वॉर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, उसको कोई फॉर्मल ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट से। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, हालांकि वो कुछ रेजोल्यूशन या मोशन ला सकते हैं इश्यूज पे, मैटर्स पे, ताकि वो गवर्नमेंट को खड़ा कर सकें कि आप जवाब दीजिए, टू जस्टिफाई देयर डिसीजन, कि किस बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया। जैसे कि जब 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तो राज्यसभा में क्वेश्चंस रेस किए गए थे, जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूटिव यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करने आए थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि गवर्नमेंट ने ये मूव क्यों ली है और इससे गवर्नमेंट की फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है, कि इस इशू पे कैसे डील किया जाएगा। ये चीजें हुई थी 2017 में, और उसके चलते हम देखेंगे कि एक्सट्रीम मेजर्स लिए गए थे, सच एज सीडिंग द इंडियन टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री, कि मतलब जैसे अगर कोई भी हमारी टेरिटरी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अगर हमें उसको दूसरी कंट्री को ये टेरिटरी देनी है, जैसे बांग्लादेश के केस में अभी हमने 2014-15 के पास में, आपको याद होगा कि एक्सचेंज किया था हमने, लैंड बाउंड्री जो अग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ऐसी अथॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होता है, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। ये बेरूबारी केस जो हुआ था 1960 का, उसमें भी मेंशन है। तो हम देखते हैं कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस और चेक्स का काम करती है ये। इसी की वजह से जो बांग्लादेश के साथ में जो 2015 में फाइनलाइज किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, बीजेपी ने यू नो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तब सपोर्ट नहीं किया था। तो हम देखते हैं कि कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई लीगल मैकेनिज्म तो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके चलते गवर्नमेंट पार्लियामेंट की जो भी बिना पार्लियामेंट के नहीं कर सकती है। सो देर इज नो लीगल मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बाय विच गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, ऑल्दो ओनली एंडोर्समेंट हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम मेजर्स। जैसे कि एंडोर्समेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, ये हम देखते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा वीक रहता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ड्यू टू चेक्स। हम देखते हैं कि बहुत लेट फाइनलाइज किया गया लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ में साइन किया गया, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए। फिर आगे आता है नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन हमारा, विच इज रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को। देखिए, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, मोस्ट डेमोक्रेसीज में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं अपने इंटरेस्ट को। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो है पॉपुलेशन के, उनको उनके इंटरेस्ट को एग्रीगेट करते हैं। जैसे बिजनेस ग्रुप हो गए। मनमोहन सिंह ने 2004 में कहा था कि यू नो it is on the foundation of people to people, business to business people, that we in government try to build state to state relations. जैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट होता है, वैसे ही हम भी ट्राई कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट रिलेशंस का, क्योंकि एक तरीके से प्रेशर की तरह काम करता है। बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यू किया था दैट इट इज नो लॉन्गर ट्रेड दैट फॉलोज द फ्लैग। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो डिसीजंस हो रहे हैं वो इस ऐसे हो रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले उस देश में जा रही है
और फिर उसके बाद वहां पर ट्रेड बढ़ रहा है। नहीं, आज के टाइम पे जहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां बिजनेस का फायदा है, वहां पर गवर्नमेंट जा रही है। जैसे कि अफ्रीका, अफ्रीका के साथ में हमारी एंगेजमेंट इतनी नहीं थी, बट अफ्रीका के साथ में हमने एंगेज करना शुरू किया बिजनेस ग्रुप्स की वजह से, बिकॉज एज अ प्रेशर ग्रुप दे हैव फोकस्ड ऑन दिस आइडिया कि अफ्रीका में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को यहाँ पर इनके साथ में कनेक्ट करने की जरूरत है। दैट्स व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड टू एंगेज विद दीज कंट्रीज। तो आज के टाइम पे फ्लैग फॉलो करता है ट्रेड को, मतलब एक गवर्नमेंट फॉलो करती है ट्रेड जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो एक संजय बारू हैं, आपने अगर मूवी देखी होगी न्यूक्लियर डील पे, उसमें बताया था संजय बारू एक्चुअली उस टाइम पे पीएमओ का पार्ट थे जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो संजय बारू ने अपने एक पेपर में लिखा है दैट किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी पे बिजनेस मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये पेपर आया था 2009 में। पीएमओ में काम करते थे संजय बारू, एंड इनके ये आर्गुमेंट था। और नॉट जस्ट दिस पीएमओ, संजय बारू एक्चुअली एक मीडिया ग्रुप का पार्ट थे। जैसे न्यूज़ वाले होते हैं ना, वैसे एक मीडिया ग्रुप का पार्ट थे, और इनको बुलाया गया था पीएमओ में। ही वॉज द एडवाइजर, दैट इज हाउ ही वॉज देयर। तो इन्होंने 2009 में आगे लिखा था दैट किस तरीके से जो बिजनेस मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है फॉरेन पॉलिसी में। इन्होंने भी आर्ग्यू किया था कि नेहरू के टाइम पे इंडियन बिजनेस क्लास काफी छोटा हुआ करता था, ठीक है, इनवर्ड लुकिंग अप्रोच थी, बाहर दूसरे देशों में ज्यादा नहीं करते थे, अपने ही कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचते थे। लेकिन जब से जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफ कोल्ड वॉर एरा खत्म हुई है, अगर आप देखोगे कोल्ड वॉर एरा खत्म होने की वजह से अगर जियो पॉलिटिकल जो चेंजेस आए हैं, तो जो नेशन बिल्डिंग की प्रायोरिटी थी हमारी, वो चेंज हो गई है। पहले एक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में फॉलो किया जाता था, आगे जा करके हम देखेंगे ओपन कर देंगे इकोनॉमी। तो पहले बिजनेस ग्रुप्स का इतना ज्यादा रोल नहीं होता था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और ये मूवमेंट स्टार्ट होगी राजीव गांधी एरा से। 1985 से 1989 के बीच में राजीव गांधी थे। इस टाइम से शुरू होगी ये मूवमेंट, जब बिजनेस ग्रुप जो होंगे वो एंगेज करना शुरू करेंगे, इसके चलते गवर्नमेंट टू बिजनेस रिलेशंस बनेंगे। और 1990 में तो आपको पता है कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस चालू हुए WTO के। तो उसके सक्सेस के चलते आगे ये सब काम होता रहेगा, साथ ही साथ इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज भी सक्सेस करेंगी। इससे धीरे धीरे बिजनेस का रोल बढ़ता रहा। आगे 1995 में फिर FICCI आया, देन लेटर ऑन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए जो फॉरेन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में काफी इन्वॉल्व होने लगे। तो हम देखेंगे कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती थी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी होती थी। लेकिन अब जब इंडिया ओपन होगा 1995 के बाद में, जब और भी ज्यादा ओपन होगा, तो हम देखेंगे कि अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी आएगी। अब बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट आएगा। हमारे जो यहाँ के पर्सनल्स होंगे, प्रोफेशनल्स, वो बाहर के प्रोफेशनल्स के साथ में या बाहर के बिजनेस के साथ, बिजनेस वालों के साथ में पूरा अपना एक्सपेंशन करेंगे। और उसी टाइम पे लुकिस्ट पॉलिसी भी आई थी, तो लुकिस्ट पॉलिसी को भी सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था उस टाइम पे 1995 में। तो हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था, पार्टनर समिट्स ऑर्गेनाइज की गई, और मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट्स उस टाइम पे हुए, और फॉरेन लीडर्स को इनवाइट किया जाने लगा बार बार। तो धीरे धीरे करके जो बिजनेस का इंटरेस्ट था फॉरेन पॉलिसी में, वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, जिसके चलते
इंडिया जो है एक प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी फॉलो कर रहा था पहले, वो उससे ओपन पॉलिसी फॉलो करेगा। आप देखोगे चाइना भी राइज करेगा एज अ बिजनेस राइवल, एंड तो उसके बाद आउटवर्ड ओरिएंटेशन हो जाएंगी इंडियन बिजनेस की। बाहर हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। जैसे इंडियंस यूके में फोर्थ बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं, फोर्थ नंबर पे सब जो इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर वो यूके में करते हैं। इनफैक्ट इंडियन बिजनेसेस का फुटप्रिंट यूएसए में भी काफ़ी इंडियन बिजनेसेस हैं, अफ्रीका में बहुत बढ़ गए हैं, इथियोपिया में, साउथ अफ्रीका में, कीनिया में, इनमें बहुत बढ़ गए हैं। तो जो इंडियन बिजनेस लीडर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी में। जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए। मुकेश अंबानी फंड करते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को, ORF आपने सुना होगा, ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पे मुकेश अंबानी फंड करते हैं इसको। रतन टाटा ने भी ऐसे ही फाउंड किया था, ठीक है, एंड ही पार्टिसिपेटेड रेगुलरली इन अदर सच ग्रुप्स जो इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर भी बनाए गए, काफी ऐसे ग्रुप्स बनाए गए। तो हम देखते हैं जो कि आज के जो बिजनेस लीडर्स हैं टुडे दे इन्फ्लुएंस द एजेंडा, मीटिंग्स फैसिलिटेट करते हैं ऑफिशियल्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे कि हिंदुजाज हो गए, वो डिप्लोमेटिकली यूएसए में एक्टिव हैं, यूके में एक्टिव हैं, अपनी पॉलिटिकल लॉबी मेंटेन करके रखते हैं। उसी के चलते, हिंदुजाज के चलते ही इंडिया और यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील थी 2008 की, वो सपोर्ट की गई थी, इन्होंने ही लॉबी क्रिएट की थी। तो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया है इंडियन बिजनेस का, जिस आईटी सेक्टर में, बीपीओ सेक्टर में, वेस्टर्न मार्केट्स में। इसकी वजह से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक रिलेशंस, हालांकि इंडिया और रशिया के इससे हर्ट हुए, इंडिया एंड रशिया में शार्प डिक्लाइन हुआ इन 1990s, एंड कंपेरेबली ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप में। एंड इंडिया चाइना में जो ट्रेड बढ़ा, दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आल्सो। इंडिया और चाइना के बीच में 2017 में $80 बिलियन का ट्रेड हुआ है। तो उसी के अराउंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी ड्राफ्ट की गई है। दिस इज व्हाट वी सी। देन हम देखते हैं कि आगे इंटर मिनिस्टीरियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंटर मिनिस्टीरियल इंस्टीट्यूशंस, अब उनको कवर करेंगे। तो हमारा प्रेशर ग्रुप वाला पॉइंट कवर हो चुका है। नाउ विल गो फॉर इंटर मिनिस्टीरियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पीएमओ हो गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। पीएमओ क्या है? पीएमओ इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पीएमओ ने भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में। जैसे नेहरू की एरा में हम देखेंगे 1950 से 1964 तक जितने भी मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए गए थे वो सब पीएमओ ने इनिशिएट किए थे, जो आगे जाकर के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेस बनेंगे। जैसे कि नेहरू ने जो इनिशिएटिव लिया था रिगार्डिंग इंडिया लॉन्चिंग द नॉन अलाइंड पॉलिसी एंड मूवमेंट 1950s में जो स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे करके, वो पीएमओ के थ्रू गया था। ऐसे ही इंदिरा गांधी एरा में 1967 में जो सोवियत यूनियन के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, वो भी इसी की वजह से थी, यहाँ से डिसीजन आया था पीएमओ से। जैसे आई के गुजराल ने 1997 में गुजराल डॉक्ट्राइन जो दी थी, जिसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि इंडिया मस्ट नॉट इंसिस्ट ऑन क्विड प्रो को, मतलब हमें हमारे जो छोटे नेशंस हैं, नेबर्स हैं, साउथ एशियन नेबर्स, ऐसा नहीं है कि वो हमारी हेल्प करेंगे तो ही हम उनकी हेल्प करेंगे, हमको उनकी हेल्प ज़्यादा करनी चाहिए। इवन इफ वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमें उनके साथ अच्छा करना है। सो ये भी एक इसी का डिसीजन था। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, फोकस किया गया कि अब्रॉड ज़्यादा फोकस करो, यूएसए में इससे ज़्यादा एंगेज करो, यूरोप से एंगेज करो, दूसरी दूसरी कंट्री से एंगेज करो, ये सभी पीएमओ के डिसीजन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया है, रोल प्ले किया है पीएमओ ने। एंड हम देखते हैं के सुब्रमण्यम एक एम्बेसडर हैं। इनका कहना है कि पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये बहुत ही प्री एमिनेंट रोल इंजॉय करता है
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। के सुब्रमण्यम का कहना है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज ऑलवेज अ लीडरशिप फंक्शन। इसमें कमांड कंसेंसस नहीं है, लीडरशिप फंक्शन की तरह काम करती है। और इसमें पीएमओ काफी इंपॉर्टेंट हालांकि रोल प्ले करता है। आगे आते हैं इसी में पीएमओ के अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, लीडरशिप फंक्शन करती है डेफिनेटली, जैसे अभी आजकल मोदी हैं, लीडर हैं, ठीक है, इनके डिसीजन ज्यादा मैटर करते हैं पीएमओ से, डेफिनेटली ये इनका आर्ग्यूमेंट है। बट हम देखते हैं कि पीएमओ का अपना एक सेट ऑफ ऑरा है, अपना सेट ऑफ यू नो एक स्टैंड है, उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करती ही है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए गए, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हों, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज किया गया धीरे धीरे, ठीक है, एंड ज़्यादा मतलब हम देखेंगे कि ज़्यादा सोचा नहीं गया उस बारे में। तो उसमें कुछ ना फ्लॉज थे सिक्योरिटी डिसीजंस में, जिस जो हमको आगे पता चलेंगे। 1962 की वॉर होगी जब हमारी चाइना के साथ में, तो जो फ्लॉ थे उनको करेक्ट करने के लिए प्लानिंग और डिसीजन लाई गई, और प्लानिंग और डिसीजन के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लाया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कब एस्टैब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में? We can establish it in that was established in 1998. Do other nations play a role in foreign policy of one country? Yes, they play role, a very important role चीन में, लेकिन indirect role। कैसे? जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, चाइना है, अभी चाइना की यूएसए के साथ में ट्रेड वॉर चल रही है चीन में। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो जैसे चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, इसके जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे कहीं ना कहीं वो इंडिया को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से हमारे जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होंगे हमें वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? तो यस, दूसरी कंट्री की जो दूसरे नेशंस होते हैं वो हमारे फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हमारी जो चाइना के साथ में फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हम देखते हैं कि चाइना की पावर एसिमेट्री है। व्हाट इज पावर एसिमेट्री चिन्मय? पावर एसिमेट्री मीन्स चाइना इंडिया से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने देखा था कि चाइना की जो इकोनॉमी है दैट इज 5 times मोर देन दैट ऑफ इंडिया, 5 गुना ज्यादा है इंडिया से। चाइना की जो जीडीपी है 5 टाइम ज्यादा है, और चाइना की जो डिफेंस है, डिफेंस का जितना बजट है चाइना का, वो इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज देख लो, मिलिट्री वाइज देख लो, चाइना हमसे आगे है। तो अगर हम चाइना के साथ में इसमें डील कर रहे हैं तो दूसरा नेशन तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू अफेक्ट इन आर फॉरेन पॉलिसी। उस हिसाब से इंडिया के पास में डिसीजन लेने की जो स्पेस होती है वो बहुत कम हो जाती है चाइना को लेकर के। हमारी जो चाइना को लेकर के स्ट्रेटेजिक स्पेस होती है कि हम अपने हिसाब से फॉलो करेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि चाइना हमें फोर्स करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करने के लिए, क्योंकि फिर उसके अलावा इंडिया के पास फिर कोई चारा नहीं होता। तो मतलब कुछ रिस्ट्रिक्ट तो करता है यस दूसरा नेशन हमारी फॉरेन पॉलिसी की डिसीजंस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज हाईलाइट कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी 1998 में। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए, सबसे पहले आता है एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एबी एडवाइजरी बोर्ड। अब ये जो है, इसमें जो भी मेंबर्स चूज किए जाते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स चूज किए जाते हैं। जो लोग रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट होते हैं।
और ये लोग एडवाइस देते हैं। तो एडवाइजरी रोल की तरह दे विल सर्व एज एडवाइजरी रोल, बेसिकली एडवाइजर होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड। एक होता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एनएसए इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब एनएसए के पास में सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, एंड ये सारी जो जो रिपोर्ट्स आती हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं हमारे। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। देयर इज अ जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी, JIC। जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, जिसमें इंटेलिजेंस डेटा को एनालाइज किया जाता है। जो भी इंटेलिजेंस डेटा आता है रॉ से, या इंटेलिजेंस ब्यूरो से, या डायरेक्टरेट्स ऑफ मिलिट्री से, नेवल, एयर इंटेलिजेंस से, जितना भी डेटा आता है उस डेटा को एनालाइज करती है जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। इसके अलावा फिर एक ग्रुप भी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का काम होता है, ये मेन डिसीजन मेकिंग पार्ट है। मतलब यहाँ पर सारा डिसीजन लिया जाता है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन है जहाँ पर इंटर मिनिस्टीरियल ब्यूरोक्रेटिक कंसल्टेशन होती है। इसमें कैबिनेट होती है, फॉरेन डिफेंस, होम सेक्रेटरी होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवल, एयर स्टाफ सब होते हैं। और इस ग्रुप को हेड करता है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करता है। तो एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि NSA का क्या रोल है और कैसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इसमें क्या स्कोप ऑफ रिफॉर्म है। देखिए, जब से फर्स्ट NSA को जब अपॉइंटमेंट की गई थी इसकी 1998 में, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे इंडिया के ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा को इस पोजीशन पे NSA में बिठाया गया था। एंड वी सी दैट जब से इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तब से जो पोजीशन है NSA की, वो कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया या इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड हो गया, बिल्कुल वैसे ही NSA की पोजीशन है। ठीक है, कभी उनकी चलती है कभी इनकी चलती है टाइप्स, मतलब एक तरीके से ऑल्टरनेटिवली चलती रहती है। ठीक है, सो NSA का जो रोल होता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है, पहले इतना नहीं हुआ करता था। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब NSA का फॉर्मेशन हुआ था, उसी के बाद 1999 में ब्रजेश मिश्रा जो फर्स्ट NSA एडवाइजर थे, ठीक है, इन्होंने USA के साथ में हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। रिसेंटली भी आप देखेंगे कि अभी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, मिस्टर अजीत डोवल, 2014 से। और उसके बाद से ये भी काफी मतलब जो भी एडवाइसेस देते हैं, जो भी इनकी रिकमेंडेशन होती है, उनको हम फेमसली दोवल डॉक्ट्राइन से डालते हैं। अजीत डोवल की जो भी रिकमेंडेशन है दोवल डॉक्ट्राइन से जानी जाती है। तो दोवल डॉक्ट्राइन में इसमें देखिए आर्ग्यूमेंट ये है कि इस अप्रोच में जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर होते हैं, जो भी इंडिया की हार्ड लाइन अप्रोच जो भी ली गई है, जैसे इसमें सर्जिकल स्ट्राइक ली गई, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। और जो टेरर ग्रुप्स पे म्यांमार में 2015 में जो एक्शन लिया गया था, ऑपरेशन हुआ था, एंड पाकिस्तान में जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो सभी दोवल की एडवाइसेस थी। तो दोवल डॉक्ट्राइन में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस सर्विसेज का बहुत यूज किया जाता है, कोवर्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं, डिप्लोमेसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। दोवल डॉक्ट्राइन ध्यान देती है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ में कैसे डील करना है हमारे नेबरहुड के साथ में। तो ये सब आज हम देखते हैं कि ये जितने डिसीजन लिए गए हैं वो दोवल डॉक्ट्राइन की वजह से लिए गए हैं। तो क्या स्कोप ऑफ रिफॉर्म है, तो इस स्कोप ऑफ रिफॉर्म के चलते एक हमारे हैं अरविंद गुप्ता।
एक्सपर्ट में आएगा अरविंद गुप्ता, इनका व्यू लिख सकते हो आप। आई एम टेलिंग यू चंद में, पहले एक बार ये फिनिश कर देते हैं। अरविंद गुप्ता ने अपनी बुक लिखी है, बुक का नाम है हाउ इंडिया मैनेजेस इट्स नेशनल सिक्योरिटी, कि इंडिया अपना नेशनल सिक्योरिटी कैसे मैनेज करता है। उसमें इन्होंने आर्ग्यू किया है कि इस टाइम पे करंटली जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनकी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। एनएसए की जो पावर आती है वो इससे आती है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कितना क्लोज है। तो ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, या तो इनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दो ताकि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रहे इनका। अब इसी में अरविंद गुप्ता के अलावा आते हैं शिव शंकर मेनन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, शिव शंकर मेनन। शिव शंकर मेनन का कहना है, इन्होंने अपना जो आर्ग्यूमेंट दिया था कि एनएसी की जो पोजीशन है, इसको लेजिस्लेचर बैकिंग देनी चाहिए, मतलब इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक इस तरीके से कुछ ना कुछ पोजीशन देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में हमारी कंट्री के। तो उस हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी पे चल में क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट्स, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो फॉरेन पॉलिसी में रोल प्ले करते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिकली एक इंस्टीट्यूशन दे देंगे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे क्वेश्चन आ गया एक 10 नंबर का या 15 नंबर का, कि इसका क्या रोल है फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी में। ये डिटर्मिनेंट में से कि डायस्पोरा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग दी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में कितना इन्फ्लुएंस डालती है, ऐसे क्वेश्चन आता है हमारा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से, ठीक है। और उसमें आप पहले तो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, उसके अलावा आप व्यूज लिख सकते हैं, जैसे इस केस में जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है तो इसमें आप अरविंद गुप्ता और शिवशंकर मेनन को मेंशन कर सकते हैं, इस हिसाब से इनके व्यूज भी लिख सकते हैं कि ये कब से बोल रहे हैं कि एनएसए के जो एडवाइजर है इनके लिए वो होना चाहिए, लेजिस्लेचर बैकिंग होनी चाहिए इनके लिए, ठीक है। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। देन वी विल कंटिन्यू इट, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, कौन सी कमिटी थी, कैसा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। अभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में फिनिश करेंगे, उसके बाद मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है फॉरेन पॉलिसी पे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में मीडिया का कितना रोल बढ़ गया है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स में, ये हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विल कवर सच थिंग्स। आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
Okay, so let us continue. आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट यहाँ पर डिसीजंस लेती है कि फॉरेन पॉलिसी क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए। बेसिकली फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने का काम जो करती है गवर्नमेंट लेवल पे, वो है गवर्नमेंट लेवल पे MEA, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो कॉम्पोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम ब्यूरोक्रेट के मामले में देखें तो ब्यूरोक्रेट में जो MEE में फॉरेन सेक्रेटरी होता है, फॉरेन सेक्रेटरी जो होता है यहाँ पर, ये सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी होता है मिनिस्ट्री में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो पूरे मिनिस्ट्री को सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो इसमें जो भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, UPSC के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं, दे आर दी, इसमें दे बेसिकली आर द वन जो ये फॉरेन सेक्रेटरी बनते हैं, ऐसे IFS ऑफिसर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इनके नीचे होते हैं, विद इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी के नीचे 4 सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। एंड जो ब्रॉडली हम देखेंगे कि इस मिनिस्ट्री के टोटल 24 डिविजन्स हैं। देयर आर हाउ मेनी डिविजन्स? देयर आर 24 डिविजन्स। तो ब्रॉडली इस मिनिस्ट्री के 24 डिविजन्स हैं। इसमें 12 टेरिटोरियल डिविजन्स हैं। जैसे कि टेरिटोरियल के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो हर एक टेरिटोरी के हिसाब से अलग अलग डिविजन्स है। जैसे कनाडा एंड अमेरिका का एक डिवीजन हो गया, कनाडा एंड अमेरिका का एक डिवीजन है, वो पूरा बस कनाडा एंड अमेरिका को संभालता है, ठीक है, वो डिवीजन। फिर गल्फ का अपना एक डिवीजन है, गल्फ कंट्रीज का। फिर ईस्ट एशिया का अपना एक डिवीजन है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी सी। तो फॉरेन इसमें डिविजन्स रहते हैं 24। ऐसे ही 11 फंक्शनल डिवीजन है इसमें, जो प्रोटोकॉल क्या है, एक्सटर्नल पब्लिसिटी से रिलेटेड एंड यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक डिवीजन है। तो इसमें सब IFS ऑफिसर्स होते हैं जिनको अब्रॉड भेजा जाता है इंडियन ऑफिसर्स को हेड करने के लिए, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि काउंसलर एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेशनल्स को, अब्रॉड भेजने के लिए जो काउंसलर एक्सेस देते हैं वो यही देते हैं। इसके अलावा लिंक्स मेंटेन करवा के रखते हैं विद डायस्पोरा, ये जो IFS ऑफिसर्स होते हैं। तो काफ़ी वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये एम्बेसीज में, ठीक है। दे आर द वन, दूसरी कंट्रीज में अब्रॉड में, ये दे आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की आंखें और कान होती हैं दूसरी कंट्री में कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है, वो सब चीज़ें कन्वे करते हैं, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो कि ओपनली अवेलेबल नहीं होती, ऐसे सोर्सेस में, ऐसे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो देखिए, ये होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, मैंने आपको बताया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, मिनिस्टर्स तो अलग ही रहते हैं। खैर, अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इश्यूज हैं इसके और क्या चैलेंजेस हैं। लेट अस कवर द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ दिस मिनिस्ट्री। क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, एक रीसेंट पेपर था, कांति बाजपेयी ने लिखा था 2019 में ही, अभी, रिटन बाय कांति
वाजपेयी। ठीक है, पेपर में एक आर्टिकल था बेसिकली, नॉट आर्टिकल, दिस वाज अ पेपर दैट वाज रिटन बाय हर, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया गया था। पेपर था इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी में इन्होंने लिखा था, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया था कि क्या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसके पास उतनी कैपेसिटी है जो कि एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है बड़े गोल्स के लिए, बड़े एम्बिशंस के लिए, चाहे वो नेबरहुड से रिलेटेड हो या उसके बियॉन्ड हो। तो उसमें फिर पता चला था, बहुत सारे इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए थे जिन पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहला है क्रिटिकल मास ऑफ कैपेबल ऑफिसर्स, कि हमारे पास उतने कैपेबल ऑफिसर्स हैं कि नहीं। तो पहला इशू था क्रिटिकल मास ऑफ कैपेबल ऑफिसर्स एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीके से है भी या नहीं। तो उसमें ये बताया गया कि आईएफएस जो है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू अदर मेजर फॉरेन सर्विसेज। जो इंडिया के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम हैं बाकी सब से। बाकी सब जो दूसरे कंट्रीज के जो फॉरेन सर्विसेज होती हैं, उनके जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, उसके मुकाबले बहुत कम है फॉरेन, मतलब हमारे जो भी डिप्लोमेट्स हैं। ठीक है, और ये बात एक्सेप्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी। एट प्रेजेंट आपको पता है कितने थे? 2007 में अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो एक्सटर्नल कमिटमेंट थी, मतलब कितने हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं कुल मिलाकर के, 2007 के अकॉर्डिंग इट वाज जस्ट 708 डिप्लोमेट्स जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं। 708 आईएफएस ऑफिसर्स हैं बस। सो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। हालांकि इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, ये जो भी पोजीशंस थी इनको धीरे धीरे इंक्रीज किया गया, ऑलमोस्ट इसमें 33% इंक्रीज किया गया है। और 2000, ये तो 7 का डेटा है, अगर 2017 का डेटा देखोगे आप तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी भी, मतलब 2 साल पहले का डेटा है जिसमें 941 डिप्लोमेट्स हैं बस हमारे। तो बाकी सभी में अगर आप देखोगे, जैसे चाइना की अगर देखोगे कि कितने हैं चाइना के इन टोटल, तो वो हैं 4500। चाइना के जो आई, मतलब चाइना के जो फॉरेन सर्विसेज वाले फॉरेन ऑफिशियल्स होंगे दूसरे कंट्री में, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, 4500 स्ट्रेंथ देखिए, तो उस हिसाब से कितना ज्यादा है। और इंडिया का देखिए कंपैरेटिवली कितना कम है। तो एक तो ये इश्यू है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो इस पेपर में हाईलाइट किया गया था। इनफैक्ट अगर G20 कंट्रीज में देखोगे और ब्रिक्स कंट्रीज में देखोगे, मतलब ब्रिक्स में तो हम इतना हाईलाइट करते हैं अपने आप को कि हम बहुत आगे हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और चाइना के बाद हम मानते हैं, लेकिन ब्रिक्स में भी सबसे ज्यादा कम अगर किसी देश के हैं तो वो है इंडिया के। बाकी सभी ब्रिक्स कंट्री में जितने भी कंट्रीज हैं, सभी के डिप्लोमेट, नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही G20 कंट्रीज में भी नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स इंडिया से ज्यादा हैं, इंडिया के स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स हैं। इनफैक्ट एक कमिटी की रिपोर्ट आई थी, शशि थरूर कमिटी थी 2016 में, दैट वाज दी शशि थरूर कमिटी। अगर आप शशि थरूर कमेटी की माने 2016 की, तो इस कमेटी में क्या बोला गया? इस कमेटी में साफ बात ये बोली गई थी कि एक सीरियस डिस्कनेक्ट है फॉरेन पॉलिसी की, जो प्रायोरिटीज होती हैं इंडिया की, और जो फॉरेन ऑफिशियल्स जो भेजे जाते हैं, लैंग्वेज स्किल्स इतनी इंप्रूव नहीं होती हैं। जैसे कि आप देखोगे जितने पिछले 10 सालों में इन टोटल
कितने आईएफएस ऑफिसर्स तैयार किए गए हैं? सिर्फ 770 ऑफिसर्स। सिर्फ 770 ऑफिसर्स पिछले 10 सालों में तैयार किए गए हैं, और इन 770 में से ऑलमोस्ट जो 559 ऑफिसर्स हैं, इस कमिटी ने ये हाईलाइट किया था कि जो 559 ऑफिसर्स हैं, इनकी प्रोफिशिएंसी ही नहीं है। तो काफी मतलब ये चीज हाईलाइट की गई थी। तो गवर्नमेंट ने हालांकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में प्रायोरिटाइज किया हुआ है, लेकिन देर आर नो डिप्लोमेट्स जिनको मतलब भूटानी जाति हो या नेपाली जाति हो। इनमें से भी हम देखेंगे कि सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनको नॉलेज है। इनमें से भी सिर्फ 3 डिप्लोमेट्स हैं जो सिन्हालीज में बात कर सकते हैं। श्रीलंका में सिन्हालीज है, राइट? तमिलियंस हैं और एक सिन्हालीज है, करेक्ट? तो सिन्हालीज में आप देखोगे कि सिर्फ हमारे इन टोटल 3 ऐसे डिप्लोमेट्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, जिनको सिन्हालीज आती है। इसके अलावा किसी को नहीं आती है। तो नॉन इंडियन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है। दिस इज व्हाट वी सी। उसके बाद चाइना एक प्रायोरिटी कंट्री है, ठीक है? सिर्फ एक चाइना ऐसी प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी कंट्री है दैट इज सेव्ड बाय दिस लैंग्वेज प्रोफिशिएंट डिप्लोमेट्स, क्योंकि चाइना के केस में इन टोटल देर आर 75 डिप्लोमेट्स जिनको चाइनीज आती है, एक्चुअली में जिनको चाइनीज आती है। एंड दैट इज ट्रू दैट आईएएस कहीं ना कहीं अंडरमाइन करती है कि लोग आईएफएस इतना क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज दूसरी कंट्रीज में पोस्टिंग होगी। और एक बार को इंडिया में घटिया जगह पोस्टिंग हो जाए, लेकिन दूसरी कंट्री में मान लीजिए पोस्टिंग ही अफगानिस्तान में हुई या सीरिया जैसी कंट्री में हुई, ठीक है, या फिर किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर टर्मोइल है, अफ्रीका की किसी कंट्री में हुई जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वहां पर डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे। ये भी मतलब काफी अंडरमाइन करता है, करेक्ट? तो ये भी रीजन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि श्रीलंका में तो देखिए कितना हमारा नेबर है, हम हमारे उसमें नेबरहुड पॉलिसी के बारे में इतनी बात की जाती है, उसके बावजूद सिर्फ 3 ऐसे डिप्लोमेट हैं जिनको श्रीलंका के सिन्हलीज लैंग्वेज आती है, जो लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज डिप्लोमेट्स ही नहीं है। सिर्फ एक चाइना ऐसा है, चाइना के केस में ऑलमोस्ट 75 डिप्लोमेट्स फिर भी हैं जिनको चाइनीज आती है, ठीक है? और साथ में हम देखते हैं कि एक तो नंबर ही नहीं है ऑफिसर्स का, 941 ऑफिसर्स है आईएफएस। दूसरा, लैंग्वेज स्किल्स नहीं है इनके पास में, सबसे ज्यादा अफ्रीका में। अफ्रीका में सिर्फ जो एम्बेसीज हैं, इनफैक्ट आपको पता है अफ्रीका में ऑलमोस्ट 2 डजन एम्बेसीज हैं, 24 एम्बेसीज हैं पूरे अफ्रीका में। और इन 24 एम्बेसीज में एक भी आईएफएस ऑफिसर नहीं है, एक भी डिप्लोमेट नहीं है, कोई हेड ही नहीं करता वहां पर। और जो थोड़े बहुत हेड करने जाते भी हैं, दे आर द वन जो जिनको लोकल लैंग्वेज आती ही नहीं है। वहां की लोकल लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, प्रोफिशिएंसी की। वेट अ मिनट। हेलो। यस। Wait a minute. Can you please call me after 8 o'clock? No, he is not. Okay, 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 okay. ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो हम बात कर रहे थे, कि सबसे पहला इशू तो होता है कि ना तो कैपेबल ऑफिसर्स हैं, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो तब होगा ना जब लैंग्वेज आएगी आपको, तो ये चीज़ तो है ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके अलावा? दूसरा इशू क्या है? पहला इशू मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा सेकंड इशू आता है हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
अगर आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें किशन एस राणा है, 2014 में इन्होंने बताया था, किशन एस राणा, दिस इज द नेम। इन्होंने आर्ग्यू किया था दैट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड भी चैलेंज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में, कि एक काफ़ी इस टाइप का फ्यूनल स्ट्रक्चर है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। जैसे कि टॉप में अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री में एक फॉरेन सेक्रेटरी है और उसके बाद मैंने आपको बताया था नीचे उसके 4 सेक्रेटरीज हैं। देयर आर 1 2 3 4 सेक्रेटरीज, ठीक है। और जो फॉरेन सेक्रेटरी है इज द हेड ऑफ IFS, ही इज द हेड ऑफ IFS, ठीक है। एंड बाकी 4 सेक्रेटरीज हैं और ये डायरेक्ट सुपरवाइज करता है almost he himself is directly supervising the relations with 12 states directly। ये खुद सुपरवाइज करता है 12 कंट्रीज। इस तरीके से तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एंड हम देखेंगे फिर ही इज अ एट द सेम टाइम ही इज द एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या रोल है इनके बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भी एडवाइस करता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स को, ठीक है, मिनिस्टर को जब भी ये ट्रैवल करते हैं अब्रॉड तो ये हमेशा साथ में एडवाइजर होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये नोट किया था कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है इनके पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि देखो एक तो 12 स्टेट्स को डायरेक्टली जो की स्टेट्स हैं, जो की स्टेट्स हैं, की कंट्रीज हैं, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, साथ में प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी। तो बहुत ओवर वर्क है इनके पास में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन से रिलेटेड भी और मिनिस्ट्री रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड और पॉलिसी इश्यूज पे बहुत ज़्यादा इस पे ओवर वर्क है। बाकी ये तो फर्स्ट टायर पे हो गए सिर्फ अकेले ही, ठीक है। उसके नीचे 4 सेक्रेटरीज आते हैं, 4 सेक्रेटरीज, ये सेकंड टायर आ जाता है, ठीक है। अब जो सेकंड टायर में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री की जो हायरार्की होती है वो कैरी होती है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं है इतना, फॉरेन सेक्रेटरी पे ज़्यादा लोड है, ठीक है। और तो हमको ये जो इसीलिए बेटर रैशनलाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं मतलब नीचे भी ट्रांसफर करनी चाहिए, इस हिसाब से ये बोलते हैं। डिस्पाइट्स ऑफ द रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इसकी, तब भी हम देखते हैं कि जो टॉप पे स्ट्रक्चर है वो उसकी वजह से ही, क्योंकि इतना काम है, इतना अच्छे एफिशिएंटली नहीं लिए जाते हैं डिसीजंस, जल्दी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, डिले होते हैं इस वजह से, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है और फॉरेन पार्टनर्स के साथ में कोऑर्डिनेट भी करना होता है, अब दूसरे मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, तो काफ़ी डिले हो जाता है इन सब कामों में। तो ये भी एक इशू है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तीसरा इशू आता है हमारा कि इसकी जो रिलेशनशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की दूसरी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ में भी प्रॉब्लम है। तो रिलेशनशिप विथ अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है इज द की मेंबर, करेक्ट। कैबिनेट कमिटी जो है सिक्योरिटी की, और साथ ही साथ हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, PMO में भी पोस्टेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखोगे जैसे जो NSA की है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, 1998 से रेगुलर इंटरवल्स पे जो IFS ऑफिसर्स हैं इनको दिया जाता है, मतलब यहाँ की पोजीशन। सो इन एडिशन टू दिस हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इसमें डोमेस्टिक स्टेट यूनिट्स भी रहती हैं, उनके साथ भी डील करता है, ठीक है। और इसमें एक सेपरेट यूनिट भी एस्टेब्लिश की गई है स्टेट डिवीजन की, ठीक है। स्टेट डिवीजन की किस लिए की गई है? पैरा डिप्लोमेसी के लिए,
क्योंकि अभी मोदी के आने के बाद में पैरा डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई है, तो एक और नई डिवीजन आई है इसमें, दैट इज द स्टेट डिवीजन। पैरा डिप्लोमेसी में होता है कि हमारी जो सिटीज होती हैं, जैसे कोई भी सिटी होगी, अगर उसको फॉरेन की किसी सिटी के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, तो वो सभी पैरा डिप्लोमेसी में आएगा, और ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएगा। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जो रिलेशनशिप होती है, हम देखते हैं कि इसमें ना देर इज ये भी पॉलिटिकल कंट्रोल में रहता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, कहीं ना कहीं इस कंट्रोल में रहते हैं ये लोग। और दूसरा ये होता है कि दूसरी एजेंसीज को जब कम्युनिकेट करना होता है, पब्लिक को जब कम्युनिकेट करना होता है, उसमें दिक्कत रहती है। जैसे कि कांति वाजपेयी ने अपने पेपर जो पब्लिश किया था 2019 में, उसमें ये आर्ग्यू किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कम्युनिकेशन होता है पब्लिक के साथ में, बहुत कम होता है। ये तो पिछले 2 डेकेड से ऐसा हो रहा है कि जो मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन होता है उसको इतनी मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है, और फिर टेलीविजन के चलते, सोशल मीडिया के चलते, जैसे अभी सुषमा स्वराज हुआ करती थी, तो वो ट्विटर के थ्रू काफी ही वॉज वेरी एक्टिव इन दैट। ठीक है, तो ये बेसिकली पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन अभी रिसेंटली ही आई है। जैसे 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन की थी, लेकिन इससे पहले कम्युनिकेशन भी नहीं होता था। और जो भी मोस्ट पब्लिक फॉर्म ऑफ आउटरीच होता है, वो पैसिव होता है, मतलब डायरेक्टली ये पब्लिक को एड्रेस नहीं करते हैं। रादर मान लो वेबसाइट के थ्रू कुछ बता दिया, ये ऐसे एक्टिव रहते हैं, या फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू। जैसे हमारे जो मोदी जी हैं, मन की बात डायरेक्टली एड्रेस करते हैं लोगों को, करेक्ट। लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इतने की डिसीजंस ले रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, ये सब चीजें उनको भी कन्वे करनी चाहिए। तो जितने भी हम देखते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के कम्युनिकेशन होते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं, और इंडिया की जो लार्ज ऑडियंस है, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, इसीलिए ये भी दिक्कत रहती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो एक एक्टिव आउटरीच के लिए अगर पब्लिक तक किया जाए, तो ऐसे एम्बेसडर्स को, मान लीजिए जो रिटायर हो चुके हैं, जो आईएफएस ऑफिसर्स, जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, उनको रिक्रूट करना चाहिए कि वो पब्लिक लेक्चर्स दे सके इंडियन यूनिवर्सिटीज में। ऐसा भी एक्टिव स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इंडियन एम्बेसीज होती हैं, दोज हु आउटरीच अब्रॉड, दैट इज रादर लिमिटेड। एंड एम्बेसीज जो रेयरली ऑर्गेनाइज करती हैं, लार्ज पब्लिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं टू शोकेस इंडिया, दे आर देयर। सो व्हाट वी सी इज कि ओवरऑल आर्ग्यूमेंट यही है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। आईएफएस हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इट इज द ग्लास विच इज हाफ फुल। मतलब अभी भी मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है ऑब्वियसली, इसको रिप्लेस करना चाहिए जिसमें और एंगेजमेंट हो और कम्युनिकेशन हो। लेकिन जो जितनी भी अभी तक बढ़ोतरी हो रही है, वो उस लेवल पे नहीं हो रही है। तो फॉरेन पॉलिसी की जो कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज किए जाने की ज़रूरत है, एंड क्योंकि काफ़ी वीक चल रही है अभी इस टाइम पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ी हैं आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, जिसपे आप अपना काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख पाएंगे अब इन फ्यूचर, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी। मीडिया का क्या रोल रहता है फॉरेन पॉलिसी में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए, मीडिया का एक ऑब्वियस सा रोल है, हमारा पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है मीडिया। लोग कैसे सोचते हैं किसी कंट्री के बारे में, ये मीडिया बहुत अच्छे से बनाता है, चाहे वो जो सोशल मीडिया हो, चाहे फिर टेलीविजन हो, या हमारा जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं इसके थ्रू। तो जो इन्फ्लुएंस है मीडिया का फॉरेन पॉलिसी में, उसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करते हैं। पहला तो ये कि जिस एक्सटेंट पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे, उसको हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, तो डोमेस्टिक में लोगों के क्या विचार हैं उस बारे में, क्या कंसेंसस है हमारा फॉरेन पॉलिसी इशू पे, ऐसे।
दूसरा रहता है कि गवर्नमेंट जो होती है और मीडिया के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहती है, उसको हाईलाइट किया जाता है। मतलब दूसरी गवर्नमेंट, जैसे मीडिया है, आपको पता है आधे से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। इट इज थ्रू मीडिया दैट वी गेट टू नो अबाउट दैम। इतना हमें कोई है ही नहीं। स्पेशली कुछ चीजें हमें सिर्फ न्यूज चैनल से पता चलती हैं। कोई ऐसे कुछ वॉल्केनो यहाँ पर फट गया तो हमें पता चल गया कि अच्छा ऐसी भी कोई कंट्री है, वहां पर ऐसा भी हो रहा है। अदरवाइज वी हैव नो नॉलेज अबाउट दीज कंट्रीज। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपको वैसे भी पता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है आज के टाइम पे। शुरुआत में इतनी नहीं थी, आज के टाइम पे बहुत है। शुरुआत में नेहरू का डोमिनेशन था। कांग्रेस हमेशा, शुरू में भी ऐसा हुआ करता था कि जो कांग्रेस रहती थी, तो कांग्रेस हमेशा मीडिया में अपने अपने रोल को अपने ऊपर डोमिनेट करते रहते थे। मतलब ये, और जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होता था, ज्यादा रोल नहीं जाता था। तो इंडियन स्टेट की अप्रोच मीडिया के प्रति यही थी कि मीडिया को हमेशा जीत के रखना है, अपने अंडर रखना है, क्योंकि इसी से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस है वो मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, रादर वो मीडिया को अपने अंडर रखते थे। तो मीडिया को इस तरीके से देखा जाता था कि मीडिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके चलते गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट प्रमोट किया जाता था। ठीक है। तो उसको फोर्थ एस्टेट नहीं माना जाता था, इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं थी। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जब हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे अगर देखोगे, तो गवर्नमेंट जो होती थी वो मीडिया सपोर्ट को सिक्योर करने में काफी कामयाब थी। जैसे फॉरेन पॉलिसी में कोई भी डिसीजन लिया, मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगी। मीडिया के साथ में नेक्सस रहता था, कहीं ना कहीं पेड मीडिया का जो कॉन्सेप्ट आता है वो रहता था। लेकिन आयरॉनिकली देखोगे तो एक बहुत सब्सटैंशियल पार्ट है एक्सटर्नल पॉलिसी डिवीजन का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जो कि दैट हैज बीन देयर इन डीलिंग विद डोमेस्टिक मीडिया। ये डोमेस्टिक मीडिया के साथ में डील कर पाते हैं, बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल मीडिया? तो ये थोड़ा डिफरेंट है। सो इस डिवीजन में हम देखते हैं कि जो इंटरनल पब्लिसिटी है इस पे ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है। रादर देन एक्सटर्नल पब्लिसिटी इंडिया में इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनल पॉलिसी क्या चल रही है, एक्सटर्नली इसकी पब्लिसिटी कम की जाएगी। तो इक्वली दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव एनी सच एग्जाम्पल जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को ऑल्टर किया हो फॉरेन अफेयर्स में मीडिया के प्रेशर की वजह से। बट हम देखते हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स ये इस चीज पे क्लेम करते हैं कि दे कैन गेट मीडिया दे वांट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे बिलीव इन। सो आजकल लेकिन पहले इतना नहीं रोल था, हम ये देखते हैं अपने कंट्रोल में रखते थे। आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में जो मीडिया का रोल है काफी इंक्रीज हो रहा है। दिस रोल इज इंक्रीजिंग 21st सेंचुरी में। सन 2000 से बेसिकली देयर हैज बीन अ ब्रेकडाउन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस। स्पेशली अब आपको पता ही है कि 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल चलते हैं, तो मीडिया का रोल उस हिसाब से काफी बढ़ गया है। जैसे कि धीरे धीरे जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ करता था फॉरेन पॉलिसी पे, ये काफी इरोड हो गया है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मतलब लोकल, उसमें उनका अलग रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका अलग रहता है। तो उस वजह से काफी हाईलाइट में रहता है, तो मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया। दूसरा, रेवोल्यूशन आई मीडिया में, टेलीविजन के चलते एक्सपेंशन हुआ, बिजनेस जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्राइवेट कॉरपोरेट थे, एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस आ गई इसमें। एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यूज आने लग गए। ठीक है। इससे ज़्यादा कि गवर्नमेंट मीडिया को सपोर्ट करे। अब गवर्नमेंट मीडिया को इतना सपोर्ट नहीं कर भी रही, तो जो कॉरपोरेट ग्रुप्स होते हैं वो रेवेन्यू उनसे जनरेट करते हैं ये लोग। तो उस टाइम से हम देखेंगे कि बिजनेस और मिडिल क्लास की भी प्रेफरेंस मीडिया पॉलिसी को लेकर के काफ़ी रेलेवेंट हो गई, बढ़ गई। और इसके चलते आज के टाइम पे मीडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेन पॉलिसी में। एक एग्जाम्पल अगर उसकी बात करें, तो हमारे जो देश में 2008 की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, मीडिया की वजह से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और
इसमें पब्लिक सपोर्ट जनरेट करने की कोशिश की गई थी फॉरेन पॉलिसी मूव के लिए, ये हमें दिखता है। ठीक है, टेलीविजन मीडिया में स्पेशली इससे यूपीए गवर्नमेंट की जो पोजीशन थी, जो लेफ्ट पार्टीज थी क्रिटिसाइज कर रही थी यूपीए गवर्नमेंट को, इनके अगेंस्ट में मीडिया ने ये मतलब ऐसी इमेज बनाई थी दैट दिस न्यूक्लियर डील इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियंस, ऐसा बनाया था। तो उसी में संजय बारू थे जो उस टाइम पे पीएमओ का पार्ट थे, इन्होंने ये अपनी बुक में भी लिखा है कि इंडियन मीडिया अभी तक भी अपने आप को इतना एक्टिव प्लेयर नहीं मानता है फॉरेन पॉलिसी में। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है कि इंडियन मीडिया को अभी भी अपना जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस प्लान है जो उनका, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपना, यू नो बेसिकली दे नीड टू फाइंड दैट जस्ट टू जस्टिफाई कि क्यों फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को इतना ज्यादा कवरेज देना चाहिए। आज तो दिया जा रहा है लेकिन फिर भी उस मामले में इतना ज्यादा डिटेल में, और मतलब काफी चैनल्स पे अब तो आपको, जैसे राज्यसभा टीवी पे आपको पता होगा कि फॉरेन पॉलिसी डिबेट्स होती हैं, ये सभी रहता है जिसमें एम्बेसडर्स आते हैं, काफी लोग आते हैं, दे टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मीडिया का। ठीक है, सो आज के टाइम पे स्पेशली पेड मीडिया का भी कॉन्सेप्ट आ गया है हालांकि। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियन मीडिया हाउसेस कम हैं, और वहाँ पे जो फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज होती हैं वही चीज़ों से जो जो उनको पता होता है, मतलब वॉट एवर दे प्रेफर, उसी को सुना देते हैं। हमारे यहाँ पर वैसा ही जैसे कि चाइना में है, चाइना हैज़ emerged एज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। एक काफ़ी सिग्निफिकेंट नेबर है चाइना हमारा, लेकिन ओनली 3-4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके स्टेशन चाइना में हैं। तो इस हिसाब से ज़्यादा स्टेशनिंग होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि बेटर हमारे पास अवेयरनेस हो रिगार्डिंग दैट कंट्री। तो मीडिया का रोल उस हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी फिर इसके अलावा आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच विल बी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। उसके बाद आज की क्लास हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड फिनिश हो जाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखिए, डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ऐसा नहीं है, इट इज़ नेवर यूनिकली डिटर्मिन्ड कि एक ही फैक्टर से डिटर्मिन की जाए। बहुत सारे सेट्स ऑफ फैक्टर है जिनके चलते फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती है। तो आपको सभी फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक फैक्टर आ जाएगा ज्योग्राफी, दूसरा फैक्टर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, हिस्ट्री एंड कल्चर, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सभी डिटर्मिनेंट्स हैं। वेट अ मिनट। हेलो। हेलो, हाँ जी दीदी, मैं क्लास ले रही थी अभी। नहीं, अभी नहीं है, पर 10 मिनट्स में। ठीक है ना? हाँ जी। ओके, सो सॉरी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। तो वन बाय वन लेट अस टॉक अबाउट दिस डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहला आता है ज्योग्राफी। सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड फैक्टर इज डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। फोर्थ इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। फिफ्थ, मिलिट्री स्ट्रेंथ। सिक्स्थ, हिस्ट्री एंड कल्चर। सेवेंथ,
डायस्पोरा, ये बहुत सारे डिटरमिनेंट हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेट अ मिनट। सबसे पहले आएगा ज्योग्राफी। देखिए, नेपोलियन का भी यही कहना था कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी उसकी ज्योग्राफी से डिटरमिन होती है। ठीक है, ऐसे ही एक महन मैकिंदर डिबेट है जिसमें ज्योग्राफी को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। बहुत सारे देयर वाज एल्फ्रेड महन, वी विल सी दैट उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि एक कंट्री की जो नेवल पावर होती है वो की रोल प्ले करती है, कि वो कंट्री वर्ल्ड पावर कैसे बनेगी। ठीक है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर को वो मेंशन करते हैं इन पर्टिकुलर, कि क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर की नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड पावर थी एक टाइम पे। आगे जाकर के हम देखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर के बाद यूएसए की जो नेवल पावर होगी काफ़ी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से वर्ल्ड पावर बन जाएगा। आज के टाइम पे आप देखोगे चाइना जो चैलेंज कर रहा है हेजेमनी को, तो चाइना का 15,000 किलोमीटर्स सीधा डायरेक्ट हमारा कोस्टल इनका पड़ता है, कोस्ट लाइन है कि 15,000। तो उस हिसाब से इवन दैट इज अ मतलब चैलेंजिंग कंट्री जो बन सकती है, आज हेजिमनी को चैलेंज कर रही है यूएसए की। तो कुछ ऐसे नैरो पैसेजेस और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स होते हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको कंट्रोल करने से एक कंट्री की पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो यानी ज्योग्राफी जो होती है कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जैसे इंडिया के केस में इंडियन ओशन होंगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इसके बेसिस पे होनी चाहिए। इंडियन ओशन को आप देखोगे तो चाइना का 80% जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो इंडियन ओशन से जाता है। 85% जो इंडिया का ट्रेड है वो इंडियन ओशन से पास होता है। और आप देखोगे हिस्टोरिकली जो ब्रिटिशर्स थे, पोर्चुगीज थे, ठीक है, ये इंडियन ओशन पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते थे, क्योंकि इंडियन ओशन के थ्रू बेसिकली ये एंट्रेंसेस और ये सब एकदम गार्ड कर सकते थे। यहाँ से काफी वो निकलता है, जैसे पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप देखोगे ये एक पैसेज है। ठीक है, रेड सी से इंडियन ओशन की तरफ एक पैसेज है। देन ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट वाली साइड से स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में, वहां से है। ठीक है, तो वहां से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स की जो नेवल प्रेजेंस थी इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई थी अपनी स्विस कनाल पे 1957 तक, 56 तक। सिंगापुर पे 1970s तक इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई थी। उसके बाद फिर यूएसए डोमिनेट आ जाएगा, फिर यूएसए अपनी इंडियन ओशन पे नेवल प्रेजेंस मेंटेन करनी शुरू करेगा, जैसे कि टियागो ग्रासिया रीजन में करेगा 1974 से, जो विच इज ऑन द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, वहां पर आज के टाइम पे यूएसए की नेवल प्रेजेंस है। फ्रांस को देख लो, यूएसए, आज के टाइम पे चाइना है, सभी के नेवल बेसिस हैं। जैसे जिबूटी में है, ठीक है, विच इज एट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन के पास में। ठीक है, तो ओशन इन द सेंस कि हम देखते हैं ज्योग्राफी से पूरा ये रिलेटेड है, तो इसमें आप ये सब हाईलाइट कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली 2018 में ओमान के साथ में 2018 में ये दुकम पोर्ट है एक, ठीक है, उसकी एक्सेस इंडिया ने अभी फाइनली अपने मिलिट्री एंड लॉजिस्टिकल के लिए एक्सेस पूरा एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये जो ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान चाइना का, उसके काफी क्लोज है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने में हेल्प करेगा। ईस्टर्न साइड पे इंडियन ओशन के देखोगे तो इंडिया ने सबांग नेवल बेस है इंडोनेशिया में, 2018 में इंडिया ने वहां पर पूरी अग्रीमेंट अभी किया है, ठीक है, इनके साथ में। इनफैक्ट इंडिया अब एक फंक्शनल फार ईस्टर्न कमांड मेंटेन करके रख रहा है, जिसमें 3 विंग्स होंगी आर्म्ड फोर्सेस की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी, उसके लिए भी
फंक्शनल फार ईस्टर्न कमांड रखेगा इंडिया। तो ये सभी यही एम्फोसाइज करता है कि किस तरीके से एक कंट्री की जो जोग्राफी है इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि हम देखेंगे, मैकाइंडर का कहना था कि जो भी कंट्री नो ईस्टर्न रूल ईस्टर्न यूरोप हो, हुएवर विल रूल ईस्टर्न यूरोप, रशिया के पास में है ईस्टर्न यूरोप, दैट विल ऑल्सो रूल द हार्टलैंड ऑफ एशिया। ऐसे ही जो भी कंट्री हार्टलैंड को रूल करेगा वो इस पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा। दैट इज यूरोप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड वर्ल्ड आइलैंड है यूरोप, यूरोप को वर्ल्ड आइलैंड बोला जाता है, वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा। एंड जो भी इस वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा वो वर्ल्ड को रूल करेगा, पहले ऐसा माना जाता था। तो उसमें एम्फोसाइज यही किया गया है कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें प्ले करती है, और उसमें बीइंग अ सी पावर, अगर आपके पास नेवल पावर है तो वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि आज के टाइम पे देखोगे अगर, तो लैंड पावर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। लैंड पावर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लैंड में जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो गया चाइना का, सिल्क रूट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अभी इंडिया एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे भी काम करना शुरू करेगा। ये सब चीज़ें रहती है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। जैसे कि हिमालयन फ्रंटियर हो गए, ठीक है। नॉर्थ में ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं कि किसी भी कंट्री को जैसे चाइना से अगर अटैक करना तो नहीं हो सकता। वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ही पूरी एंट्री है, देखो वहां से काफी हमको देखने को मिलेगा कि रहता है, ठीक है। पहले भी कितने मोहम्मद घौरी थे, महमूद गजनवी थे, ये सभी आए हैं यहाँ पर, इन्होंने इन्वेजन की है इंडिया में, राइट, वी ऑल नो अबाउट दैट। बाकी फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत मैटर करती है कि एक कंट्री कितनी इकोनॉमिकली डेवलप है, इस पे भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये सभी डिटर्मिनेंट्स हैं, एक एक करके आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल फर्दर इसकी क्लासेस।